बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते और सिर्फ तेरे से मदद मांगते। मेरे सियालकोट के नौजवानों, मेरी बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो 47 डिग्री की गर्मी में आज जो आप निकले हैं इंसाफ ढूंढने के लिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जो भी इस मुल्क का जालिम तबका आप कर ले, इस कौम के जज्बे को, जुनून को नहीं रोक सकती। मुझे गर्मी में आज फिक्र थी आपकी, लेकिन माशाअल्लाह इस मौसम में इस तरह निकलना, और मैं आज आपको बताऊंगा कि आगे का हमारा लाएअमल क्या है। क्योंकि ये जो कौम अब खड़ी है, ये वही 11 मई पिछले साल जो सुनामी उठ रही थी, ये उधर से शुरू हो रहा है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान के जजेस से मुखातिब हूं। मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुने, मैं अपने मोहतरम जजेस से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। एक तो अल्लाह के सामने आपने पेश होना है, और जो पैमाना अल्लाह जजेस से रखता है कि उन्होंने कौम में इंसाफ देना है, एक तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और एक जिम्मेदारी इस कौम ने आपके ऊपर दी थी जब हम सड़कों पे निकले आपके लिए, एक आजाद अदलिया के लिए। ये कौम सड़कों पे निकली, हमने जान मारी, लोगों को मारे पड़ी, लोग जेल में गए। मैंने भी 8 दिन जेल में गुजारे आजाद अदलिया के लिए। तो आज मैं अपने जजेस साहिबान से मुखातिब हूं कि कौम आपकी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था 11 मई का इलेक्शन। पहली दफा एक आजाद अदलिया के नीचे एक इलेक्शन हुआ था, और हम सब ने आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई। मैं जजेस साहिबीन बड़े इज्जत से आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस कौम को इंसाफ देंगे? क्या ये जो हमारे से जुल्म हुआ 11 मई को, क्या आप जालिम और वो लोग जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया उनके साथ खड़े होंगे, या वो कौम जो हकीकी जमहूरियत के लिए तड़प रही है उसके साथ खड़े होंगे? अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। मैं आज एक अखबार में जो रिपोर्ट आई है, मैं अपने पाकिस्तानियों आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक हल्का NA 118, उसके अंदर ट्राइब्यूनल ने फैसला किया, ट्राइब्यूनल ने फैसला किया गिनती होगी, उन्होंने
एक जज जिसका नाम जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर मुनीर मुगल था, उन्होंने 15 दिन में गिनती की और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 1,70,000 में से 90,000 वोट बोगस थी। तो आज अखबार में हम क्या पढ़ते हैं कि नादरा का चेयरमैन सीसीटीवी कैमरा बंद करके 68 बैग खोल रहा था और वोटें बीच में से तब्दील कर रहा था। मैं चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको कहूंगा कि इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ें, क्योंकि हामिद जमान ने 57 लाख रुपया खर्च किया इंसाफ लेने के लिए। 57 लाख रुपया। आटाए ना चीनीए ना पानीए ना लोए लाहौर विच बत्तियां पंजाब विच वोट ले असी भी जिन्ना तुसी लुटना वोटरां ने हुण तुहानू बड़ा कुटना वोट ले। तो मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे पूछता हूं कि 1 साल लग जाता है, वो बेचारा धक्के खाता फिरता है, 57 लाख खर्च करता है वकील पे, नादरा पे, ट्राइब्यूनल पे, और उसके बाद जब फैसला जज करता है तो इनका मुखालिफ जो नून लीग का है वो अदालत में जाने की रुकवाने की कोशिश करता है और नादरा के जरिए वो बैग जो सील हुए उनको खोल रहा होता है और तब्दील कर रहा होता है। मुझे बताएं जस्टिस साहब कि अब तहरीक इंसाफ और हामिद जमान और इस तरह के लोग किधर जाएंगे? जब ये होगा, हमें जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप बताएं हम किधर जाएंगे? सड़कों पे नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? जहांगीर तरीन अभी तकरीर करके चुके हैं। आपको पता है कि कल उनको सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में फैसला किया 1 साल के बाद कि उनकी डब्बे खुलेंगे और गिनती होगी। लेकिन नौजवानों, आपको पता है उनका कितना पैसा खर्च हुआ इधर तक पहुंचने के लिए? 2 करोड़ रुपया। ये कौन सा इंसाफ है? मैं आप सबसे पूछता हूं कि क्या आम आदमी, आम नौजवान, मिडास, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, क्या ये इलेक्शन लड़के इंसाफ ले सकते हैं? कौन खर्च कर सकता है 2 करोड़ रुपया गिनती करवाने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि धांधली हुई थी, और इंसाफ के लिए उसको साल के बाद 2 करोड़ रुपया लगा इंसाफ लेने। कराची में जुबैर खान एक आम सा हमारा कारकुन था, वो खड़ा हुआ और कराची में भी माशाल्लाह ऐसी धांधली हुई कि इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी था, इलेक्शन के 2 बजे 11 मई को पिछले साल 2 बजे कहता है कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम हो चुके हैं। तो जुबैर खान इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाता है, कहता है कि मैं गिनती चाहता हूं। वो कहते हैं पैसे दो। जरा ये सुने नौजवानों, सुनो। जुबैर खान चंदा जमा करता है, 15 लाख रुपया इकट्ठा करता है। 15 लाख रुपया इकट्ठा करके वो सिर्फ 70,000 वोटों की गिनती करवाता है। आप जानते हैं, और ये NA 258, आप जानते हैं कि 70,000 में से कितनी सही वोट निकली? 6,500 बाकी जो वोट जाली निकली।
पीपी 160, ये जहीरबाज खोकर खड़े हैं, जरा सुने इनकी कहानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 11 मई का इलेक्शन नहीं, ये पिछले साल 11 मई पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। जहीरबाज खोकर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा रिटर्निंग ऑफिसर को कि जो बैग पड़े थे वो बैग हवाले करो मेरे। रिटर्निंग ऑफिसर कहता जी मेरे पास तो बैग ही नहीं है। ये मैं आपको ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट बता रहा हूं। वो फिर से कहता है, उसको आरओ को चेंज कर देते हैं, डीआरओ आ जाता है, उसे ट्राइब्यूनल का जज कहता है कि बैग दो, वो कहता है जी बैग ही नहीं। 4 महीने से बैग ही नहीं मिल रहे, ये किधर चले गए बैग? वो बेचारा जहीरबाज खोकर कह रहा है बैग निकाल के गिनती करवा दो, 4 महीने से बैग ही नहीं मिल रहा है। एक हल्का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सरगोदा में 1500 पूरा वोट था उस पोलिंग स्टेशन का। 1500 टोटल वोट था उस पोलिंग स्टेशन में से 8000 वोट निकलाया। तो जब थोड़ी देर के बाद जब इलेक्शन कमीशन को 1 साल के बाद याद आया कि ये क्या हो गया, तो कहते टाइपिंग एरर निकला है, ये टाइपिंग में गलती हो गई। मैं अपने पाकिस्तानियों आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी और टाइपिंग ऐसी गलतियां हुई आपसे। मैं आपको बताता हूं जो सबसे बड़ी टाइपिंग की गलती हुई वो ये, जरा सुने। नून लीग 2008 में 68 लाख वोट लेती है। नवाज शरीफ 8 साल बाहर से वापस आता है, गुस्सा मुशर्रफ के खिलाफ, वो वोट नवाज शरीफ को। हम सब एपीडीएम में इकट्ठे थे, हम करते हैं हमारी वोट नवाज शरीफ को। 68 लाख वोट 2008 पर मिलती है। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि 2008 में अगर 68 लाख वोट पड़ेगा तो मियां साहब आपकी नून लीग को 2013 में 1 करोड़ 45 लाख वोट कैसे पड़ गई? जब बेईमान किया नुकसान आके बन कायद का था फरमान है पाकिस्तान भला ही मुमलिकत। मैं अपने पाकिस्तानियों से पूछता हूं कि क्या पिछले 5 साल में जो नून लीग की पंजाब में हुकूमत थी, क्या कोई रोजगार बढ़ गया? कोई पुलिस का निजाम ठीक हुआ? अस्पतालों का निजाम ठीक हुआ? डॉक्टरों को मारे पड़ी लाहौर में, टीचरों की तालिब इल्म निकले, उनकी डिग्री गलत मिल गई, किसी ने खुदकुशी कर ली, नर्सें निकली, किसानों का बुरा हाल, बिजली ना गैस, लोड शेडिंग। तो क्या किया आपने कि 68 लाख से 1 करोड़ 45 लाख, दुगने से भी ज्यादा वोट पड़ गई? क्या ये टाइपिंग एरर तो नहीं हो गई? कहीं गलती से तो नहीं लिखा गया ये? क्या इसलिए तो नहीं आप डर रहे डब्बे खोलते हुए? क्या 4 डब्बे, सिर्फ 4 हल्के हमने मांगे थे, 1 साल से लग गया, क्या खौफ है आपको? तो मेरे पाकिस्तानियों, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इमरान खान 4 हल्कों के पीछे लगा हुआ है। याद रखें, जब तक इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी, पाकिस्तानियों आपके हाल ठीक नहीं होने लगे, या आपको रोजगार नहीं मिलने लगा, खुशहाली नहीं आने लगी। किसानों का हाल देख लें, उधर हिंदुस्तान में किसान है पास ही आपके, उधर पंजाब किसानों का हाल देखें और अपने पंजाब के किसानों का हाल देखें, क्योंकि उधर
एक इंसान की वोट का मुकद्दस होता है, वोट मुकद्दस होती है। वो वोट से अपने लीडर मुंतखब कर सकता है और वोट से अपने लीडरों को निकाल सकता है। पाकिस्तान के अंदर अवाम किसी के लिए निकलती है, वोट किसको डालती है और इलेक्ट कोई और हो जाता है। और जब वो इलेक्ट होता है वो फिर आपकी खिदमत नहीं करता, वो उन लोगों की खिदमत करता है जो उसको लेके आते हैं। इंसाफ तो हो बुनियाद तो मुल्क कौम हमेशा शाद रहे। वो बात कमी मजबूत और मजबूत तो हम आजाद रहे। मैं जरा आपको बताऊंगा कि यहाँ पंजाब में इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, वोटें कैसे लेती हैं। अभी हाफिजाबाद का इलेक्शन हुआ, ये जरा अभी गौर से सुना, मैं आपको एक टेप सुनाने लगा हूं। हाफिजाबाद का इलेक्शन हुआ, ये एसपी पुलिस एसएसपी पुलिस यानी डीपीओ, इसका नाम रॉय जमीर है। जरा इसको अभी सुने, ये इसकी टेप रिकॉर्डिंग सुने। ये इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, यानी हाफिजाबाद का इलेक्शन डीपीओ इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। जरा उसकी साउंड रिकॉर्डिंग सुने। मैं तमाम को ये मुबारकबाद देता हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेगा और हम साबित करेंगे कि बुराई का इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हल्के में ठिकाना नहीं रहेगा। मैंने जिस जॉब में, जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, रब्बे करीम की रहमत और फजल से, अल्लाह की खास मदद से मैंने बड़े बड़े नासूरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। और इंशाअल्लाह अब अगर मैंने यहाँ आने का फैसला किया है तो रब्बे करीम गवाह है कि मेरे अंदर एक ही दिल धड़कता है, जो एक मुसलमान का है, जो एक सच्चे रब्बे करीम और उसके नबी पे ईमान रखने वाले का है, और जो हर शरीफ आदमी की इज्जत के लिए, एहतराम के लिए, माल के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने बहुत मेहरबानी की, आप यहाँ तशरीफ लाए। अब मेरी गुजारिश ये होगी कि कल का दिन हमारा जलसे का दिन है, हमारे कायद वहाँ आ रहे हैं, हमदा शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि कल कम अज कम यहाँ से 3-4 खिलाड़ियाँ हर के लोगों की उस जलसे में आनी चाहिए। अगली मेरी गुजारिश ये होगी कि 29 तारीख को मेहनत करें। ये डीपीओ साहब तकरीर कर रहे हैं शहबाज शरीफ के लिए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हाफिजाबाद जाके नून लीग के लिए वोट मांग रहे हैं, शर्म करो। और जो इलेक्शन तहरीक इंसाफ जब जीत गई हाफिजाबाद में, तो अब तक 37 FIR कट चुकी है तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। तो मैं फिर से मोहतरम चीफ जस्टिस साहब आपसे दरखास्त करता हूं कि अगर आप इंसाफ नहीं देंगे और अगर इस तरह के इलेक्शन करवाने हैं तो लोग किधर जाएंगे? अवाम इंसाफ ढूंढने के लिए किधर जाएगी सड़कों के अलावा? और मैं इसलिए सारा वतन साथियों है, सारा वतन साथियों। अब मेरे सियालकोट के और पाकिस्तान के नौजवानों, देखिए कभी कभी अल्लाह एक कौम को मौका देता है अपनी तकदीर बदलने का। ये जो अब निकला है, आप मेरी सब गौर से बात सुन लो। अगर अब हमने इंसाफ ना लिया, भूल जाएं जमहूरियत, भूल जाएं इंसाफ, ये थोड़ा छोटा सा तबका ये बारियां लेता रहेगा, ये छोटा सा तबका अमीर होता जाएगा, कौम गरीब होती जाएगी। ये आपस में बंदरबांट करते रहेंगे, उधर तुम इधर हम,
पहले पंजाब में मैं 5 साल गुजारता हूं, तुम सेंटर में आ जाओ और सिंध में चले जाओ, फिर अगले 5 साल तुम सेंटर में और पंजाब में आ जाओ, मैं सिंध में चला जाऊंगा। ना तुम मुझे पकड़ना ना मैं तुम्हें पकड़ूंगा। अपना दोनों बड़ी जमातें मिलकर नैब बनाएंगी। नैब ने किसी को नहीं पकड़ना। अपनी इलेक्शन कमीशन बनाएंगी, जो इलेक्शन जैसी हुई है ऐसी होगी। और ये दोनों मिलकर अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट बनाएंगी, जो जैसी बनी थी पंचर लगाने वाली वैसी बनेंगी। इसलिए पाकिस्तानियों, ये हमारा फैसला है कि अब हम पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, सड़कों पे भी निकलेंगे, लेकिन ऐसा इलेक्शन कभी नहीं होने देंगे। अभी जो बजट आया, आपको पता चल जाना चाहिए था बजट से कि किसके लिए है ये बजट। ये सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए, ये करप्ट लोगों के लिए, और ये वो लोग जो 30 लाख लोग इस मुल्क में बड़े बड़े घरों में रहते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन 1 रुपया टैक्स नहीं देते, ये उनके लिए बजट बना है। ये ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना नौजवानों के लिए, ना वो लोग, वो औरतें जो छोटे छोटे घरों में गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से ना बच्चे सो सकते हैं रात को, ना वो मजदूर जो बेरोजगार हुए हैं। ये किसी के लिए बजट नहीं, सिवाय छोटे से तबके के लिए। और जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, सड़कों पर निकल के जिससे आज आप निकले, तब तक पाकिस्तान में ना हकीकी जमहूरियत आनी है, ना माशी इंसाफ आना है, ना अदालती इंसाफ आना है, ना तालीमी इंसाफ आना है। हम वो लोग जो फायदा उठाने वाले हैं इस बजट से, मैं आज आपको बताता हूं वो कौन है। जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा चुरा के बाहर लेके गए, जो 200 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा हुआ है, ये कौन वापस लेके आएगा? क्या साहब लेके आएंगे? यासिर जरदारी वो तो खैर कहता ही नहीं मैं नहीं लेके आऊंगा, वो तो कहता है मैं नहीं लेके आऊंगा। 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है, कौम भीख मांग रही है, कर्जे लेके गुजारा कर रही है, और सारा कर्जों का बोझ अवाम पे महंगाई के जरिए। आज अगर मैंने पैसे बनाने हैं इस बजट में, तो अगर मैं 2 नंबर हूं, मेरे लिए बड़ा फायदा है। पाकिस्तान से हवाले के जरिए पैसा बाहर भिजवाऊं, उधर से पैसा ला के पाकिस्तान में सरमायाकारी करूं। अगर पाकिस्तानी करता है तो उसको 33% टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं बाहर से पैसा लाता हूं तो सिर्फ 20% मैं टैक्स देता हूं। उसके बाद अगर मैं पावर जनरेशन, कोयले की पावर जनरेशन में लगाता हूं, तो पीपल्स पार्टी के जमाने में 15% इन्होंने कहा था कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, अब उसको 27 और 30% पे ले गए। यानी कि उन लोगों को मौका मिल रहा है जो पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, वो वापस लेके आएंगे, वो बड़ा नफा कमाएंगे। लेकिन ईमानदारों पे टैक्स है, वो गरीब होते जाएंगे। तो क्या हम ये कबूल करेंगे? नौजवानों बताओ, कबूल करोगे ये जुल्म का निजाम हम कबूल करेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, ना ही हम इसको अब चलने देंगे। मैं ये सारे वानों में बैठे हुए सबको मैं अब नोटिस दे रहा हूं।
जितने इस मुल्क पे ताकतवर और जालिम बैठे हैं, इनको मेरी तरफ से अब चैलेंज आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के नौजवान, हमारी ख्वातीन, हमें ना गर्मी की फिक्र है, ना हमें किसी चीज की फिक्र है। हम पाकिस्तान की सड़कों पे जाके इंसाफ लेंगे। मैं आज एक आदमी का लिए बगैर, एक फिरौन का नाम लिए बगैर मैं अपनी तकरीर खत्म नहीं कर सकता। वो कौन है? एक दुबई में बैठा हुआ फिरौन कौन है? वो मीर शकील रहमान। उसने, और मैं आज वाज़े तौर पे, मैं जो सहाफी जंग और जियो में काम करते हैं, मैं उनको अलहदा करता हूं मीर शकील रहमान से। इन सहाफियों की बड़ी खिदमतें हैं पाकिस्तान की जमहूरियत को। इनमें से बड़े बड़े अजीम सहाफी हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, लेकिन मैं मीर शकील रहमान की अब बात करता हूं। मेरे पास एक कागज है, ये परसों इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पब्लिक को देंगे। ये कागज क्या है? ये 15 जुलाई पिछले साल SCCP चेयरमैन, जिनका नाम मोहम्मद अली, उन्होंने नवाज शरीफ को ये 1 साल पहले खत लिखा। इसमें क्या है? ये कह रहा है, मोहम्मद अली नवाज शरीफ को कह रहा है कि मियां साहब, मुझे एक बड़ा मीडिया हाउस का जो मालिक है मीर शकील रहमान, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एक उसका रिश्तेदार है जिसने अरबों रुपए की डाका मारा है, उसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं। शकील रहमान मुझे धमकियां दे रहा है, अपने अखबार को इस्तेमाल कर रहा है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। ये वही मीर शकील रहमान है जिसने ISI चीफ को ब्लैकमेल किया 8 घंटे टीवी पे। जब मैंने एतराज किया, इसने मुझे ब्लैकमेल किया। मुझे इसने इतने इश्तिहारात मेरे छापे और माशाल्लाह अरबों रुपए की मुझे कवरेज दी इसने। मेरा फायदा बड़ा पहुंचाया। वैसे शुक्रिया शकील आपका। अब लोग नहीं नादान, अब लोग नहीं नादान, कहे सुबजान, कहे इमरान खान। अब होगी जो निगरान, ये नस्ल जवान, बढ़ेगा पाकिस्तान। लेकिन शकील रहमान, आपने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, मीडिया हाउस को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिस तरह आपने SCCP चेयरमैन को इसके ऊपर इस्तेमाल की, ISI चीफ के ऊपर की। लेकिन एक और इश्तिहार इंशाअल्लाह पीर को निकालूंगा। उस इश्तिहार में ये किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं मीर शकील रहमान? नवाज शरीफ को। 98 में जब नवाज शरीफ ने कहा कि मीर साहब आपने 2 अरब रुपए का टैक्स देना है, तो उसके भी इसने इश्तिहार निकाल दिए थे। वो और बात है कि मुखमुखा हो गया, और इधर मुखमुखा नहीं हो सकता इमरान खान से। लेकिन PCB का चेयरमैन शकील रहमान रखवाता है, स्टेट बैंक के गवर्नर के कमरे में जाके उसको धमकियां देता है। क्या ये मीडिया हाउस का काम है कि अपने मीडिया हाउस को इस्तेमाल करो जाती मफादात के लिए और पैसे बनाने के लिए? और अब मैंने देखा है कि बड़ा नरम कोशा है इस हुकूमत का इसके लिए, क्योंकि आजकल जियो, PTV 2 और नून लीग का मीडिया सेल बना हुआ है। पैमरा ने बड़ी कम सजा दी है। इतना बड़ा जुर्म सिर्फ 15 दिन के लिए उन्हें कहा कि आप फंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं आज पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, मैं अपने साथियों को जो जियो में और जंग में, उनको कहना चाहता हूं कि देखें, हमारा आपसे कोई ना कभी लड़ाई थी ना होगी,
लेकिन क्या मीडिया हाउस के सरबराह को क्या ये करना चाहिए कि एक पॉलिटिशियन एक तनकीद करता है जायज, जिसकी माफी मांगता है जियो, जिसकी शकील रहमान माफी मांगता है कि इसने गलत काम किया आईएसआई चीफ के ऊपर, क्या इसको हक पहुंचता था कि मेरा मीडिया ट्रायल करे और मुझे ब्लैकमेल करे? क्या इसको हक पहुंचता है कि पाकिस्तान की बड़ी जमात के चेयरमैन के ऊपर इदारियां लिखे कि इसका दिमागी तवाजुन खो गया है, पार्टी एक नया चेयरमैन चूज करे? क्या किस दुनिया में कोई ऐसे करता है? तो मीर शकील रहमान, तुम पाकिस्तानी कौम से माफी मांगो। तुम अपने जाती मफादात और अपने पैसे के लिए जो इस मुल्क से कर रहे हो, जो आपने आईएसआई चीफ से किया, जो आपने इस मुल्क से किया, ये जो अमन की आशा के नाम पे पैसा लिया, आप इस कौम से माफी मांगे। और मैं हुकूमत को कहता कि पैमरा को एक मजबूत बॉडी बनाओ जो इस तरह के लोगों के ऊपर चेक रखे कि जो हमें पॉलिटिशियंस को बदनाम करें। रूपर्ट मर्डॉक दुनिया का इतना बड़ा मीडिया हाउस का सरबराह है कि वो 1000 शकील रहमान खरीद सके। जब बरतानिया में उसकी ट्रायल हुई, सियासतदानों के सामने आया, तो क्या एक भी उसके अखबार या टीवी ने किसी सियासतदान के खिलाफ कुछ लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि वहां का जो रेगुलेटरी बॉडी पैमरा वो मजबूत होती है। तो मैं अब आखिर में आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये आप सबको आज पैगाम देता हूं। 22 जून को सुनामी भावलपुर का रास्ता ले रही है। असद अली असद भी हमें ज्वाइन कर गए हैं। बहुत बहुत दस्का से अली मुबारक हो तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। और गोंदल साहब आप भी हाथ खड़ा करें, मुबारक हो आपको। और पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, आप तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ आप तैयार हो? इंशाअल्लाह आपके लिए हम नया पाकिस्तान बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।